नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों, आप सब मुझे जरूर जानते होंगे अगर आप रोज वीडियो करंट अफेयर्स की देखते होंगे तो। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको जरूरत है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, और जो नीचे आपको बेल आइकन दिख रही है उसे भी आप प्रेस कर ले। तो दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, राखी का त्योहार बीत चुका है, लेकिन हमारी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम रोज करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो हमारे करंट अफेयर्स के जो सेक्शन है वो काफी मजबूत हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम पे हमें ज्यादा टाइम इस पे नहीं देने पड़ेंगे। तो आज भी मैं आपके साथ आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे मैं चर्चा करने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे मैं चर्चा करने वाला हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और आपके स्टैटिक पार्ट के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत का डैश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 47th यानी 47वें, ऑप्शन बी 48th यानी कि 48वें, ऑप्शन सी 49th यानी कि 49वें, या ऑप्शन डी 50th यानी कि 50वें। तो आपको यहां पे फील करना है कि हाल ही में अभी हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। आपको बताना है कि ये कितने नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 49वें। जी, अभी जो जस्टिस यूयू ललित हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ये भारत देश के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अब बात हो रही है कि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई है, लेकिन इन्हें जो चार्ज दिया जाएगा वो इस महीने के 27 को दिया जाएगा, यानी ये 27 अगस्त से अपने पद पर ये सुशोभित हो जाएंगे। क्यों 27 अगस्त से? क्यों भाई, अभी से क्यों नहीं? क्योंकि इनकी नियुक्ति तो कर दी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले जो हमारे भारत देश के मुख्य जो चीफ जस्टिस है यानी मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम एनवी रमना है, ये 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि अगर एक चीफ जस्टिस पद पर बने हुए हैं तब तक कोई और चीफ जस्टिस चार्ज नहीं ले सकता है। इसी कारण जो है 27 अगस्त को ये अपने पद पर बनेंगे। कौन? जस्टिस यूयू ललित। ठीक है, अब बात हो रही है कि एनवी रमना जी की, ये 26 अगस्त को जो है अपने जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो ये आखिर क्या ऐसा जो है यहाँ पे जरूरत पड़ी है? क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस के टर्म को भी बढ़ा दिए जाते हैं। जितने साल के लिए उनकी नियुक्ति होती है उनसे कुछ और साल के लिए फिर से रीअपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन इन्हें नहीं किया गया। आखिर क्यों क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे का कारण है कि हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार किसी भी चीफ जस्टिस की जो अधिकतम आयु हो सकती है वो 65 ईयर्स हो सकती है। कितनी हो सकती है? 65 ईयर्स, याद रखिएगा। और इनकी जो 26 अगस्त को, ठीक है, इनकी जो आयु जो पूर्ण रही है वो 65 ईयर्स कंप्लीट हो जा रही है जस्टिस एनवी रमना जी की। इसी कारण ये 26 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह नए चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस यूयू ललित अपने पद पर सुशोभित हो जाएंगे। अब बात आ रही है कि जस्टिस यूयू ललित को अपॉइंटमेंट कहां से मिली, किसने जो है इन्हें नियुक्त किया? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी नियुक्ति जो की गई है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट मुर्मू जी द्वारा की गई है। ठीक है, और इनकी जो सिफारिश की गई थी वो जस्टिस एनवी रमना जी द्वारा की गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो कानून मंत्री थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक ऐसे चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश करें जो हमारे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इन्होंने जस्टिस यूयू ललित का नाम की सिफारिश इन्होंने किया था। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले कि इससे पहले जस्टिस यूयू ललित किस पद पर बने थे,
तो ये अगस्त 2014 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्य कर रहे थे। अगर हम बात कर ले, जैसा कि आपको बताया कि हमारे देश के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी मैक्सिमम आयु जो हो सकती है अपने पद पर बने रहने के लिए वो 65 ईयर्स हो सकती है, लेकिन इनके जब तक ये टर्म पूरे नहीं होते हैं इन्हें रीअपॉइंट कर दिया जाता है, यानी 5 ईयर्स के लिए इन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर इनकी एज बची हुई है और इनके परफॉर्मेंस के देखते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है, यानी इनके टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे देश के जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यानी कि YV चंद्रचूड़, जो हमारे देश के 16वें चीफ जस्टिस थे। और इनकी जो टेन्योर थी वो टोटल 7 ईयर्स की थी, यानी 7 साल ये अपने पद पर बने थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला सेवर व्यक्तिगत वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तलवारबाजी ये भी एक इवेंट होता है और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। कई बार आपने टीवी वगैरह शो वगैरह में देखा होगा, या कई बार जो है आपने ओलंपिक्स में देखे होंगे या कहीं और जगह आपने इस इवेंट को देखा होगा। तो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है और इस चैंपियनशिप में आपसे पूछा जा रहा है कि सीनियर महिला सेवल व्यक्तिगत वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी वेरोनिका वासिलेवा, ऑप्शन सी CA भवानी दास या ऑप्शन डी डोला बनर्जी। तो सही जवाब पहले देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि CA भवानी दास जी। ये है हमारे भारत देश की सबसे होनहार और सबसे प्रसिद्ध तलवारबाज, जिन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। अच्छा, यहां पे कुछ और भी आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आपको इन ऑप्शन के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खिलाड़ियों के नाम है और किस खेल से ये संबंधित है इसे भी जानना आपको काफी जरूरी है। तो यहां पे आपको दीपिका कुमारी का नाम दिख रहा है, यहां पे आपको वेरोनिका वासिलोवा का नाम दिख रहा है, यहां पे आपको डोला बनर्जी का नाम दिख रहा है। ये सारे के सारे खिलाड़ी हैं और आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि हमें कमेंट करके ये बताए कि दीपिका कुमारी किस खेल की खिलाड़ी है और ये कहां की है, और वेरोनिका वासिलोवा किस खेल की खिलाड़ी है और डोला बनर्जी किस खेल की खिलाड़ी है। तो आपको इससे क्या होगा कि हमारे साथ साथ आपको भी कुछ पढ़ने की रुचि जगेगी और जानकारी लेने की रुचि जगेगी। जो हम आपको जानकारी देते हैं तो एक तरह से हम जो है आपके जानकारी देने के साथ साथ हम अपने अंदर की जानकारी को फिर से रिवाइज भी करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं हम इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले के बारे में, यानी कि भवानी देवी के बारे में। तो इन्होंने जो इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है वो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी वेरोनिका वासिलेवा को हरा कर जीता है, और हराने की जो पॉइंट थी वो डिफरेंस था 15 और 10 का। डिफरेंस देख सकते हैं आप, काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। इस डिफरेंस में एक एक पॉइंट से जो है गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जो है एक किसी पर्सन को मिल जाते हैं और किसी पर्सन के चुक जाते हैं, लेकिन यहां तो काफी अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब यही है कि हमारे देश की होनहार तलवारबाज भवानी देवी ने इस चैंपियनशिप में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है वो 9 अगस्त से 20 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है। और ये कहां हो रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी जरूरत है, तो ये इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भवानी देवी का ये पहला गोल्ड नहीं है। इन्होंने 2018 में इसी चैंपियनशिप के इसी वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखा है, यानी कि ये उनका इस चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन द्वारा नई पुस्तक फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ द इंडिया प्रकाशित की गई है? द न्यू बुक फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया हैज बीन पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आवारा राहत और पशु कल्याण विभाग यानी कि स्ट्रे रिलीफ एंड एनिमल वेलफेयर,
ऑप्शन डी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक पुस्तक की प्रकाशन की गई है। पुस्तक का नाम है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जी, JSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक की प्रकाशन की गई है। उस पुस्तक का नाम है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। बुक का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है बुक है, तो आपके एग्जाम में इससे सवाल बनने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये किताब किस पर आधारित है, तो बेसिकली ये किताब जो है हमारे देश की 1331 जो बर्ड्स की स्पेसीज है उनके बारे में ये पुस्तक चर्चा करती है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अब अगर हम बात कर ले कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आखिर है क्या, तो ये हमारे देश का एक ऐसा प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो जूलॉजी से संबंधित रिसर्च और स्टडीज करती है। यानी कि जूलॉजी का मतलब होता है कि जो एनिमल और बर्ड्स के बारे में इसमें जो ज्ञान मिलते हैं या जो चीजों पे चर्चा की जाती है एनिमल और बर्ड्स के बारे में वो जूलॉजी से संबंधित होती है, और प्लांट के बारे में जो चर्चा की जाती है वो बॉटनी से संबंधित होती है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक जारी किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले कि JSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडेशन की ये कब आखिर हमारे भारत देश में इसकी स्थापना की गई, ये क्यों की गई, इसके बारे में तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन आखिर कब की गई, तो इसका जवाब है 1 जुलाई 1916 यानी 1916 में इसकी स्थापना की गई। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई इसे भी जानना जरूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इस डिपार्टमेंट की जो है स्थापना की गई, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2022? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना यानी कि इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ऑप्शन बी शिक्षा बदलना यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ऑप्शन सी युवा उत्सव नए भारत का। ऑप्शन डी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति को चैनलाइज करना यानी कि चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। दोस्तों, इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है। इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है। युवा जोश और युवा शक्ति ने हर देश का माहौल बदला है। जी, आपने ठीक सुना, युवा किसी भी देश के लिए तरक्की का साधन होता है। किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो यूथ का होता है। सही है और सच है। क्यों? क्योंकि यूथ जो है हर एक क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अच्छा रिसर्च करते हैं और अपने देश के लिए मर मिटने का भी काम करते हैं। तो हर एक देश के लिए पूरे विश्व में इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और आपसे यहां पे यही पूछा गया है कि जो इस बार के इंटरनेशनल यूथ डे मनाए गए हैं उसके विषय क्या है। तो सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। जी, इस साल जो इंटरनेशनल यूथ डे मनाए गए हैं वो 12 अगस्त 2022 को मनाए गए हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पे इंटरनेशनल यूथ डे की बात कर रहा हूं, यहाँ पे नेशनल यूथ डे की बात नहीं हो रही है। नेशनल यूथ डे अगर हम जानना चाहें तो आपको मैं बता दूं कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म है, और स्वामी विवेकानंद यूथ के लिए एक ऐसे मिसाल है जिसे आप भूले नहीं भूल सकते हैं। ठीक उसी तरह हर साल 12 अगस्त को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और इसे सबसे पहले जो मार्क किया गया था वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था, और इसे सबसे पहली बार जो पूरे विश्व में मनाया गया वो 12 अगस्त 2000 को मनाया गया। यानी इसकी जो उत्पत्ति थी, यानी इसकी जो
लोगों के बीच में चर्चा थी वो 1991 में शुरू हो चुकी थी कि हमें यूथ्स को प्रेरित करने के लिए, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए उनके प्रति एक डे की घोषणा जरूरी है। और इसी के लिए एक सम्मेलन में 1991 जो कि वियना में किया गया था यूनाइटेड नेशन के यूथ फोरम द्वारा, इस सम्मेलन में ये डिसीजन जो है ये चर्चा उठा और 12 अगस्त 2000 को पहली बार पूरे विश्व में इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया। जी, और जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि नेशनल यूथ डे जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, इस साल भी 12 जनवरी को मनाया गया था और इससे भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं बता दूं कि इस वर्ष का जो थीम था नेशनल यूथ डे का वो था इट्स ऑल इन दी माइंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the उम्मीद मार्केट प्लेस अंडर अवसर स्कीम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अनिल बैजल, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी राधा कृष्ण माथुर या ऑप्शन डी डीके जोशी। जी, मार्केट प्लेस यानी एक ऐसा जगह जहां पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो है उसका प्रदर्शन किया जाता है और उसे सेल भी किया जाता है, यानी लोगों तक उसे पहुंचाया जाता है। तो हाल ही में एक भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का अनावरण किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? अब हम सही जवाब की ओर चलते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा के बारे में आप शायद अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और यहां पे आपको अनिल बैजल, राधा कृष्ण माथुर और डीके जोशी ये भी किसी ना किसी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब आपको बताना है कि किस यूनियन टेरिटरीज के ये तीनों लेफ्टिनेंट गवर्नर है और हमें कमेंट में ये जरूर बताइए, क्योंकि आपको अपने देश के हर एक विकास के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और क्या क्या देश में हो रहे हैं उसे भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और हम उसी करंट इवेंट के बारे में चर्चा करने के लिए रोज सुबह आपके साथ जुड़ते हैं। अगर आपका ये पहला वीडियो है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर दिन की करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियोज मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम के जो नोटिफिकेशन होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे, जो स्टैटिक जीके की लाइव क्लास हमारे द्वारा कराई जाती है उसकी भी वीडियोज मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो हम प्रीवियस ईयर पेपर की डिस्कशन करते हैं उसकी भी वीडियोज आपको मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने एग्जाम को क्रैक करके जरूर दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आप यहां से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपकी शुरुआत है और जो इंसान अपने जीवन में शुरुआत कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैंने आपको एक यहां पे असाइनमेंट दे दिया कि आपको बताना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी किस यूनियन टेरिटरीज के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब चलिए जानते हैं उम्मीद मार्केट प्लेस के बारे में। जी, उम्मीद मार्केट प्लेस का जो अनावरण किया गया है ये जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। और इसे कहां इसका उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपको ये दिख रहे होंगे। आप भी कई सारे प्रोडक्ट, कई सारी चीजों को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। मार्केट कई तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रीट मार्केट होते हैं, मॉल होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं। तो ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक स्टेप उठाए गए हैं, ये एक इनिशिएटिव उठाए गए हैं। और ये जम्मू कश्मीर का दूसरा ये मार्केट प्लेस है, यानी पहला मार्केट प्लेस है ये जम्मू एयरपोर्ट पे खोला गया है और ये दूसरा मार्केट प्लेस जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे खोला गया है। और इसका मेन नियम यही है कि ये जितने भी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट है, यानी 20 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो वहां के कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मार्केट प्लेस ओपन किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 की मेजबानी करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मेघालय। तो सही जवाब देख लेते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय। जी, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 ओलंपिक खेल के बारे में आपने जाना होगा, टोक्यो ओलंपिक्स, जिसमें नीरज कुमार ने हमारे भारत देश को एकमात्र गोल्ड दिलाया था और कमाल किया था। ठीक उसी तरह एक और भी ओलंपिक्स है, पैरा ओलंपिक्स, आपको इसके बारे में भी शायद जानकारी होगी। लेकिन हमारे देश में भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक ओलंपिक खेले जाते हैं, इसका नाम है उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल। यानी कि इसमें जो स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी मेजबानी का जिम्मा किसे सौंपा गया है, और सही जवाब है मेघालय। और मेघालय को इसकी जो सेकेंड जो इसका संस्करण है, दूसरा संस्करण है, इस नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का ये दूसरा संस्करण है और इसकी जिम्मेदारी मेघालय को सौंपी गई है। यानी कि पहला संस्करण भी हुआ होगा, तो हम जान लेते हैं कि पहला संस्करण जो हुआ था वो मणिपुर में हुआ था, 2018 में हुआ था। और उसके बाद डिसीजन लिया गया कि जो दूसरा संस्करण होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। लेकिन कोविड के मामले आते गए और कुछ और कारणवश जो है अरुणाचल प्रदेश से जो दूसरे संस्करण की मेजबानी सौंपी गई वो मेघालय को सौंप दी गई। और जो ये ओलंपिक होने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स, ये 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच ये संपन्न होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के जो पहले संस्करण हुए थे उसमें जो इवेंट्स हुए थे उसकी संख्या 12 थी। लेकिन इस बार जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हो रही है उसमें जो इवेंट्स की संख्या है वो 18 है। और आपको जैसा कि पता है कि जैसे हमारे ओलंपिक्स में कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे रेसलिंग होते हैं, बॉक्सिंग होते हैं, जैसे बहुत सारे स्विमिंग होते हैं, ठीक उसी तरह इस नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स में भी जो है 18 डिसिप्लिन खेले जाएंगे। अब आपको बता दूं कि ये सारे के सारे इवेंट जो होने हैं ये मेघालय के शिलोंग के 13 वेन्यूज में होने हैं। और इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके 4000 पार्टिसिपेंट्स जो है वो भाग ले रहे हैं। यानी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के 4000 खिलाड़ी इस गेम्स में भाग ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the brand ambassador of the उत्तराखंड स्टेट? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी ऋषभ पंत या ऑप्शन डी कंगना रनौत। तो सही जवाब जान लेते हैं। सबसे पहले सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि ऋषभ पंत। ये क्या हो गया, आपने तो ये सोचा ही नहीं होगा। क्यों नहीं सोचा होगा? क्योंकि आपको तो शायद पता था कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार थे। जी नहीं, उत्तराखंड के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। यानी कि अब उत्तराखंड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है ऋषभ पंत और ये एक क्रिकेट खिलाड़ी है। अब ऋषभ पंत को ही ब्रांड एम्बेसडर का जो है दर्जा क्यों दिया गया उत्तराखंड राज्य का? इसके पीछे कारण यही है कि ऋषभ पंत उत्तराखंड के रुड़की में इनका जन्म हुआ और ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अभी जो है क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। इसका मतलब यही बनता है कि इन्होंने अपने राज्य का नाम रोशन किया है। इसी कारण अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि हमारे राज्य की यानी कि उत्तराखंड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो ऋषभ पंत होंगे। और ऋषभ पंत अलग अलग क्रिकेट के फॉर्म में खेलते भी आए हैं। जैसे अगर टेस्ट की बात कर ले तो इन्होंने 31 टेस्ट मैच खेल रखे हैं और इनका जो इसमें स्कोर है वो 2123 है और बेस्ट स्कोर 159, वो भी नॉट आउट। ठीक उसी तरह अगर क्रिकेट के अलग फॉर्मेट की बात कर ले यानी कि ओडीआई वनडे, तो इसमें इन्होंने 27 वनडे खेल रखे हैं और जिसमें 840 रन इनके नाम जो है दर्ज किए गए हैं और इनका जो वनडे में बेस्ट स्कोर है वो 125 नॉट आउट है। और T20 ये भी एक क्रिकेट का फॉर्मेट ही है जो हमारे देश में खेले जाते हैं। हमारे देश में 3 क्रिकेट के फॉर्मेट अभी हाल ही में खेले जा रहे हैं। कौन कौन? एक टेस्ट मैच, एक वनडे इंटरनेशनल और तीसरा T20। जी,
तो जो T20 मैचेस है इसमें इन्होंने टोटल 54 मैचेस खेले और इसमें इनका रन 883 रन है और इनका जो T20 में बेस्ट स्कोर है इंडिविजुअल वो 65 रन है। अब बात करते हैं एक और बहुत बहुत हमारे देश में फेमस आईपीएल की, जी, इंडियन प्रीमियर लीग। और इसमें ये दिल्ली कैपिटल के कैप्टन है, यानी कि ये दिल्ली कैपिटल को लीड कर रहे हैं और इनके अच्छे परफॉर्मेंस के कारण ही उत्तराखंड राज्य के इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क का अनावरण किया है? इस पार्क का नाम याद रखिएगा, जो है स्पार्क, यानी कि इसमें भी पार्क जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड द वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क टू सेलिब्रेट 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। दोस्तों, हमारे आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम इस 75 वर्ष में हमने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं उसको आजादी के अमृत उत्सव के रूप में हम जो है इस बार मना रहे हैं। और इसी आजादी के अमृत उत्सव के रूप में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क जिसका नाम स्पार्क है इसका अनावरण किया है। हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी GSI या ऑप्शन डी NRDC। तो हम सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी, इस पार्क का जो उद्घाटन किया गया है ये एक वर्चुअल पार्क है और इस पार्क का जो उद्घाटन किया गया है वो इसरो के द्वारा किया गया है, यानी इसरो के चेयरमैन जिनका नाम एस सोमनाथ है, इन्होंने इस पार्क की लॉन्चिंग की है। आपको बता दें कि ये एक वर्चुअल पार्क है और इस पार्क में इसरो के द्वारा जो भी व्हीकल सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं या जो भी साइंटिफिक मिशन किए गए हैं या इंडियन स्पेस सेक्टर में जो भी इन्होंने डेवलपमेंट किया है उसके बारे में इस स्पार्क के थ्रू ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस के माध्यम से ये अपनी उपलब्धि के बारे में इस पे दर्शाएंगे। अब अगर हम बात कर ले कि इस पार्क में काफी सारे जो है फीचर्स भी इसरो के द्वारा प्रदान किया गया है, बच्चे इस पार्क में मनोरंजन का मजा भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये मैं जो है पहले भी बता चुका हूं कि इस पार्क, ये जो पार्क है ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। यानी कि इस पार्क को आप एक स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। यानी कि आप इस पार्क में आप ऐसे जो है लगेगा कि आप इस पार्क में जो है जा रहे हो, आप इस पार्क के हर एक अचीवमेंट्स में शामिल हो रहे हो। यानी अगर किसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो रही है तो आपको लगेगा कि आप जो है उस सैटेलाइट के लॉन्चिंग को सामने एकदम देख रहे हो। और इसे इसरो के द्वारा हमारे देश के जो आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं उसके उपलब्धि में इसे एस सोमनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अंकटाड के अनुसार जनसंख्या के हिस्से के रूप में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के लिए शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का स्थान क्या है? What is the rank of India in the list of top 20 global economies for digital currency ownership as share of population as per अंकटाड? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा या ऑप्शन सी 7वां या ऑप्शन डी 10वां। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी 7वां। जी, अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी किया है और इसमें बताया है जो भारत की जनसंख्या है उसके कुछ परसेंट जो है डिजिटल मुद्रा के स्वामी बन चुके हैं, यानी कि ऑनर ये बन चुके हैं। और इस मामले में ये 20 ग्लोबल यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत को 7वां स्थान मिला है। अब अगर हम बात कर ले कि ये जो रिपोर्ट दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड और डेवलपमेंट की जो बॉडी है अंकटाड, उसके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है। अब डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी, अब इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप इसके बारे में वहां से जानकारी ले सकते हैं। अब अगर हम बात कर ले अंकटाड की जिनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है, तो अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
ट्रेड और डेवलपमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस के रूप में वर्क करता है। जो अलग अलग देश है उन देशों के जो ट्रेड और डेवलपमेंट पे जो चर्चे हो रहे हैं उनको ये रेगुलाइज करने का काम करता है। अब अगर हम अंकटाड के जो है हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनोवा में है और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 30 दिसंबर 1964 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल। जी, हमने आज का आखिरी सवाल इसलिए बोला क्योंकि ये टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। आपके लिए हम जो है अब वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स भी शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम जल्द ही आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स भी पेश करने वाले हैं और मंथली करंट अफेयर्स भी। तो हमारा आज का जो 10वां सवाल है वो है, नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिकेट में आप सबको रुचि है, मुझे पता है, और आप हर एक देश के प्लेयर और कोच के बारे में जानकारी जरूर रखते होंगे। तो अभी हाल ही में एक नए नियुक्ति की गई है नेपाल क्रिकेट के नए कोच के रूप में, और आपसे वही पूछा जा रहा है कि नेपाल क्रिकेट के नए कोच कौन बने हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रसेल डोमिंगो, ऑप्शन बी क्रिस सिल्वरवुड, ऑप्शन सी जगत तमता या ऑप्शन डी मनोज प्रभाकर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मनोज प्रभाकर। जी, मनोज प्रभाकर अभी नेपाल क्रिकेट टीम के ये कोच बन गए हैं। और अगर हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले कि कौन है मनोज प्रभाकर जो नेपाल टीम के कोच बने हैं। इन्होंने भारत के लिए 39 टेस्ट मैचेस और 130 ओडीआई जो है इन्होंने 1984 से 1996 के बीच में खेले हुए हैं। और अगर हम बात कर ले तो ये सिर्फ अभी नेपाल के नए कोच नहीं बने हैं, बल्कि इससे पहले ये दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश रणजी टीम के कोच रह चुके हैं और अभी जो है हाल में ये नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। अब अगर हम इनकी बात कर ले तो अफगानिस्तान नेशनल टीम जो कि 2016 की थी उसमें ये बॉलिंग कोच के रूप में ये कार्य कर रहे थे, यानी कि ये अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम का भी एक हिस्सा रह चुके हैं। तो काफी फेमस पर्सनालिटी है और काफी जो है ये क्रिकेट जगत में इनका नाम है और इसी कारण नेपाल क्रिकेट टीम के द्वारा इन्हें अपने देश का हेड कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स जिसपे हमने चर्चा आपके साथ किया। अब अगर आप इस करंट अफेयर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं या वन लाइनर के रूप में पढ़ना चाहते हैं या अगर आप न्यूज एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो आप sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। हम वहां पे सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, किसी भी सोशल मीडिया, तो हम वहां भी अवेलेबल है। आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं और सारे इंफॉर्मेशन को वहां से भी गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ हमने जो आपसे सवाल पूछे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने शुरू में ही किया था और लास्ट में भी कर रहा हूं कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको हर एक चीज की तैयारी कराए। तो सरकारी परीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराता है और आपके रिजल्ट में काफी मदद करता है। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो दोस्तों आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।